एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो अभी मैं यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सीडीएस सीएपीएफ और जो हमारा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है या जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम है, मैं उन सब के जीएस के पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके सीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यह आपको पूरा एक आइडिया दे देते हैं कि यूपीएससी का किन एरियाज़ में फोकस है, किस किस सब्जेक्ट के। ओके और बाकी आपको मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, सीडीएस की अलग, सीएपीएफ की अलग, जियो साइंटिस्ट की अलग, एनडीए की अलग और प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम की अलग। ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल है ना, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको इतनी हेल्प नहीं करेगी जितने ये पीवाईक्यूज़ आपको हेल्प कर देंगे, क्योंकि ये आपको वो सारे फोकस एरिया बता देंगे यूपीएससी के, जो कि यूपीएससी को एक ऐसा समझ सकते हैं कि यूपीएससी की मतलब एक फेवरेट एरिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प, मतलब कोई भी एक जो स्प्रिंटर है उसको अगर क्रैम्प फील होता है या पेन होता है उसके थाई मसल में दौड़ने के बाद, तो ये किस वजह से होता है? तो ये होता है पायरोविक एसिड के कारण। ठीक, पायरोविक एसिड के कारण उसको क्या होता है, वो दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक लीफ को प्लांट से तोड़ा जाए सनी डे में एंड उसको रखा जाए 2 मिनट बॉइलिंग वाटर में, तो सब्सिक्वेंट इट वाज सब्सिक्वेंटली इमर्स्ड इन बॉइलिंग अल्कोहल एंड ट्रीटेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द फाइनल कलर ऑफ द लीफ आफ्टर द टेस्ट? यानी कि एक लीफ को प्लांट से तोड़ा गया एक सनी डे में और उसको 2 मिनट बॉइलिंग वाटर में रखा गया और फिर बाद में उसको इमर्स करा गया बॉइलिंग अल्कोहल में एंड ट्रीट करा गया उसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। तो अब इसका जो फाइनल कलर होगा लीफ का इस टेस्ट के बाद वो कौन सा होगा? तो इसका जो कलर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लू कलर का होगा। इफ़ अगर जो रेड ब्लड सेल्स हैं ह्यूमन ब्लड, इफ़ जो रेड ब्लड सेल्स हैं ह्यूमन ब्लड के आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सेलाइन, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू ब्लड, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसीज? यानी कि जो आरबीसीज हैं ह्यूमन ब्लड में जो मौजूद हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, डाइल्यूट करा जाता है उनको नॉर्मल सेलाइन में, और तो क्या होगा आरबीसीज के साथ? ठीक, तो आरबीसीज के साथ क्या होगा कि कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा डायमीटर में आरबीसी के। उसने बोला कि आरबीसी स्वेल करेंगी या स्वेल एंड बस्ट हो जाएंगे या श्रिंक करेंगे, तो ये ध्यान रखना कि कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा डायमीटर में आरबीसी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना है कौन सा सही नहीं है, किस संदर्भ में, रिगार्डिंग बाइल सेक्रेटेड बाय लीवर। बाइल जूस होता है ना, वो एक सेक्रेट करा जाता है लीवर के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग में इसमें कौन सा सही नहीं है? तो बोल रहा है कि वो बाइल जो है वो कंटेन करता है एंजाइम डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के लिए, बाइल जो है वो फैसिलिटेट करता है इमल्सिफिकेशन फैट्स का, या बाइल न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक पीएच को फूड की जो कि स्टोमक से आती है, या बाइल जो है वो बनाता है पीएच जो फूड के एल्कलाइन एंड फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो इसका जो आंसर है जो आंसर सही नहीं है इसमें वो है ऑप्शन नंबर ए, कि वाइल कंटेन करता है एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ऐसा कुछ नहीं है कि वो डाइजेशन के एंजाइम्स को कंटेन करता है लिपिड्स के। ठीक, बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है कि जो ब्लड प्रेशर होता है एक नॉर्मल ह्यूमन का, वो देखा जाता है 120/80 mmHg में। तो नंबर जो है कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड प्रेशर का, मतलब जो नंबर्स हैं रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट, वो मतलब एक तरीके से क्या दिखा रहे हैं, एक तरीके से वो दिखा रहे हैं एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्शन रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो 120 है दिखाता है कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड जो 80 है वो दिखा रहता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट ये न्यूमरिक प्रॉब्लम तो ये हम नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो जब मैं सी सेट कराऊंगा तो उस टाइम पे कर सकते हैं, बाकी तो ऐसा सच नहीं करेंगे। अभी तो मैं जीएस का ही सॉल्व करूंगा, तो इस वजह से ये बोला गया है कि कंसिडर करने आपको स्टेटमेंट माइक्रोफोन एंड स्पीकर के रिगार्डिंग मोबाइल फ़ोन के। तो ये पहले स्टेटमेंट बोलता है कि जो माइक्रोफोन है वो कन्वर्ट करता है साउंड को मैकेनिकल सिग्नल में। सेकंड कि माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में। थर्ड है कि जो स्पीकर है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल सिग्नल को साउंड में। फोर्थ है कि जो स्पीकर है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड के अंदर में। तो अब बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो ऑब्वियसली बात है इसका सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, बाकी गलत है। सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। माइक्रोफोन साउंड मैकेनिकल में कब से होने लगा भाई साहब? मैकेनिकल में कब से होने लगा? ये मैकेनिकल कब से होने लगा? ठीक है,
और ये जो थर्ड है ये मैकेनिकल स्पीकर, मैकेनिकल एनर्जी से साउंड में कब से होने लगा, ठीक। तो इसलिए ये दोनों गलत हैं, 2 एंड 4 सही है। ओके, चलिए ये जो फिर आगे न्यूमेरिकल आ गया है इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। 9th वाला इसको देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा साइंस एंड टेक में काम आ जाएगा। जो एरिया है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो क्या बताता है? तो मैं इसका आंसर सीधा दे देता हूँ, वो एवरेज स्पीड को बताता है, वो सॉरी, वो नेट डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ओके, वो नेट डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो यानी कि जो भी एरिया है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। चलिए, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं सीएससी वालों के लिए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि कंसिडर करिए स्टेटमेंट को रिगार्डिंग जो आप बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को एयर में। तो स्टेटमेंट पहला है कि वाइट पाउडर जो MgO का वो फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, या ये एग्जांपल है कंबशन रिएक्शन का, या हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें से बताने आपको कौन सा ऑप्शन जो है इसके अंदर में सही है। तो अब आप इसमें से आप कमेंट करके भी आप साथ में लगा के चल सकते हैं, बट मैं इसका आंसर बता दूं, ये तीनों ही सही हैं और ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये। अब रिएक्शन वाले क्वेश्चन वैसे चलो ठीक है, जो CAPF देते हैं उनके लिए हो जाएंगे, और बाकी हमारे लिए भी चलो CSC वालों के लिए भी ठीक है, मान लेते हैं। जो कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन मतलब वाटर की रिएक्शन कराई जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हीट निकलती है। तो उसके रिगार्डिंग में ये आपको बता रखे हैं स्टेटमेंट कि क्विक लाइम जो है वो यूज़ होता है फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, यानी कि दीवार पे वाइट वॉश करने के लिए क्विक लाइम का यूज़ होता है। ये जो सॉल्यूशन है स्लिक लाइम का, वो यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए वॉल्स की। या जो CaO है वो रिएक्ट करता है स्लोली CO2 के साथ इन एयर और फॉर्म करता है एक थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स पे। फोर्थ स्टेटमेंट है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, और वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब आप इसमें से देख सकते हैं, चारों ऑप्शन बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि 2 एंड 4 सही है, यानी कि 2 एंड 4 स्टेटमेंट सही है, बाकी ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत हैं। ओके, कि जो सॉल्यूशन है सिलेक्ट लाइम का वो यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए वॉल्स पे, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो भी हम साइंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो साइंस एंड टेक के लिए आपके लिए मतलब बेनिफिट कर सकते हैं ये। इनमें से कौन से स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर ओवर अ फ्लेम आर करेक्ट? ठीक, आपको बताने इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, किसके रिगार्डिंग में, जो आप लेड नाइट्रेट पाउडर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, ओवर अ फ्लेम, आग के ऊपर में। पहला स्टेटमेंट है कि ब्राउन फ्लूम्स जो है वो NO के वो रिलीज़ होंगे, कलरलेस ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी। ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ये एक एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का जो कि यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए NO2 गैस के। तो इसमें से बताना है कि आपको इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, 1 एंड 2, 2 3 4, 1 3 4, 2 एंड 4। तो इसका आंसर है डी, यानी कि 2 एंड 4 ऑप्शन सही है, बाकी 1 एंड 2 जो है वो गलत है, यानी कि 2 एंड 4 सही है। कलरलेस O2 जो है वो रिलीज़ होगी, और ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का जो कि यूज़ होती है प्रोडक्शन करने में NO2 गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा समझ सकते हो। रस्ट होना आयरन का, या ओपनिंग होना सोडा बोतल का, रेंसिडिटी, या कंबशन। तो इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि ये इनमें से ये नहीं है सोडा बोतल का ओपनिंग, बाकी जो तीनों हैं वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इसमें बोलता है कि कंसिडर करिए फॉलोइंग क्लूज, ये किसके बारे में दिए गए, स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में। ये बोला गया है इसमें कि इसको जाना जाता है, इट इज़ एन लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये इसको बोला, ये तीन मतलब इट कंटेन 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि 3 फिजियोग्राफिक डिवीज़न करता है, कवर करता है ये स्टेट पूरे भारत के, मतलब पूरा भारत 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में 3 में ये 3 ये कंटेन करता है अपने आप में, और ये कवर करता है
2.39% टोटल एरिया का कंट्री का। तो अब आपको बताने इनमें से ये कौन से स्टेट है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम या छत्तीसगढ़। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि असम है। ठीक है, असम है इसका आंसर, असम। चलिए नेक्स्ट, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो मतलब इनमें से जो सेट है स्टेट्स का वो शेयर करता है बाउंड्री तेलंगाना के साथ। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर बता ही देते हैं, ये छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश शेयर करता है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के साथ अपनी बाउंड्री ये शेयर करता है, कौन, तेलंगाना। चलिए ठीक है नेक्स्ट, कि अगर मतलब ये क्वेश्चन है कि रानी ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि डेट लास्ट ईयर उसने बोटिंग करी 4 डिफरेंट लेक्स में, लोकटक में, बारापानी, कोल्लेरू और पुलिकत में। तो वो किस किस स्टेट में विजिट करी। तो आपको बताना है कौन सी लेक कहाँ पे नहीं, आपको सीधा पता चल जाएगा। तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, बी आंसर है। क्यों? क्योंकि जो लोकटक लेक है वो मणिपुर में है, और जो बारापानी लेक है वो मेघालय में है, जो कोल्लेरू लेक है वो आंध्र प्रदेश में, और जो पुलिकट लेक है वो तमिलनाडु में। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 की इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला है कि जो पर्सन है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट इलिटरेट, यानी कि जो कोई पर्सन पढ़ लेता है और लिख नहीं पाता है तो वो लिटरेट नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। सेकंड ये बोला गया कि जो कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 7 साल है या उससे ज़्यादा है और वो पढ़ लेता है एंड लिख लेता है मतलब किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको लिटरेट बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, यानी कि दोनों ऑप्शन ही सही है, इसके दोनों ऑप्शन ही सही है, बोथ 1 एंड सी दोनों। ठीक, जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देख लेते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है कितने कोस्टल एंड लैंडलॉक स्टेट से इंडिया के। तो बताइए, कोस्टल कितने स्टेट हैं और लैंडलॉक स्टेट, लैंडलॉक यानी कि जिनके मतलब चारों तरफ पानी नहीं है, सिर्फ लैंड है। तो बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे मतलब कितना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। एनीवन, इसका है क्या, बी, यानी कि 2 एंड 6, यानी कि जो कोस्टल स्टेट हैं वो कितने 2, और जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं जिनसे ये पास होती है वो है 6। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिससे पास होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें ये बोलता है कि इनमें से कौन सा सिचुएशन इन्फ्लेशन लेके आती है। रैपिड ग्रोथ एग्रीगेट डिमांड की और सप्लाई कम हो जाती है, या स्लगिश ग्रोथ होती है एग्रीगेट डिमांड की, रिडक्शन हो जाता है मनी सप्लाई में, हाई लेवल हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इसका तो सीधी सीधी एकदम आप मार सकते हैं आंसर इसका ए। क्यों? क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड में बहुत ज़्यादा डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई ही नहीं है, प्राइसेस ज़्यादा ऊपर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कि इफ़ अगर हम मतलब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो पॉलिसीज़ हैं वो हेल्प करती हैं रेस करने में इंटरेस्ट रेट अनएम्बिग्यूअसली एंड देयर बाय, उसकी वजह से क्या होता है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है। देखो ये तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, अगर ये सीएससी वाले जो देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं कंप्लीट भी कर चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप इकोनॉमिक्स अगर आपने देख ली तो कभी जीवन में भूलोगे नहीं। ठीक, रमेश सिंह से मैंने कवर करी है। तो इसका सीधा सीधा कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आती है, जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिल जाता है मतलब एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जिस टाइम पे आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जिस टाइम पे मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाए किसकी वजह से, डेफिसिट इन्वेस्टिंग स्पेंडिंग जो करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको फिर क्या कहते हैं। ये तो सीधी सीधी टर्म से भाई साहब एकदम सीधा सीधा उसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट बोला जाता है उसको। नेक्स्ट इसमें से ये क्वेश्चन बोलता है कि भाई साहब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, कि इम्पोज करना पॉलिसीज स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पे, या एलोकेशन करना फंड का नेशनल एंड स्टेट लेवल पे, या डिज़ाइन करना स्ट्रेटजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम
फ्रेमवर्क्स। तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही है, पहला एंड दूसरा, दूसरा एंड तीसरा, पहला दूसरा तीसरा या तीसरा। तो इस 23rd का एकदम सीधा सीधा डी ऑप्शन यानी कि तीसरा वाला सही है। ये थोड़ी कि इम्पोज करना भाई, ये तो रिकमेंडेटरी है, एलोकेशन थोड़ी करता है फंड्स का नेशनल एंड स्टेट लेवल पे, पहले दूसरे तो वैसे ही गलत हो गए। ये डिज़ाइन करता है स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये बोल रहा है कि बताइए जो कंपटीशन है पॉवर्टी का इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि बेस्ड है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड पे, वो रिकमेंड किसके द्वारा करा गया था, लगड़वाली कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, दांडेकर कमेटी, अलग कमेटी। तो ये जो रिकमेंड करा गया था ये 24th है, ये है इसका आंसर बी, यानी कि तेंदुलकर कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड करा गया था, ठीक। जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर, यानी कि आप कितना खर्च कर रहे हैं अपने कंजम्पशन पे मंथली, तो उसके ऊपर पे जो पॉवर्टी डिफाइन करेगी था, अलग अलग कमेटी ने अलग अलग अपने क्राइटेरिया बताए थे, तो ये तेंदुलकर कमेटी का था। नेक्स्ट है इसमें कि इनमें से कौन सा जो है वो सब मिशन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का, ठीक। सब मिशन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ओवरसी एम्प्लॉयमेंट, लेवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 1 ओनली, 2 ओनली, 1 2 3, 2 एंड 3 ओनली। तो इसका आंसर जो है वो है सी, यानी कि 1 2 एंड 3 ये तीनों ही हैं इसके सब मिशन, किसके, NSDM के, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कराएंगे, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट या लेवरेजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी अडोप्ट करी गई है इम्प्लीमेंट करने के लिए पोषण अभियान, तो इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंस करा गया है, बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया है, रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए वुमेन एंड चिल्ड्रन की। तो इसका आंसर क्या है 26 का, सीधा सीधा सी, यानी कि ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों सही हैं, ठीक, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। 27 जो है ये बोलता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन नेसेसरी है इशू करने के लिए रिट को, सेट्योरी जो हमारी रिट है भारत में। तो पहला ऑप्शन है कि देयर शुड बी अ ट्राइब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चन अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली, यानी कि एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए और एन जो ऑफिसर है उसके पास लीगल अथॉरिटी है डिटरमाइन करने की, जो भी क्वेश्चन ये अफेक्ट कर रहा है एक राइट ऑफ सब्जेक्ट, और मतलब किस तरीके की ड्यूटी एक्ट करनी चाहिए जुडिशली। या सेकंड ऑप्शन है कि जो सच ट्रायल और ऑफिसर है वो एक्ट करता है बिना विदाउट जुरिस्डिक्शन। तो ये जो 27 वाला है इसका है सी, ये दोनों में इशू हो सकती है, ठीक है, नेसेसरी है, ये दोनों कंडीशन दोनों में इशू हो सकती है। इसमें से बोला गया है क्वेश्चन नंबर 28 में कि इनमें से कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर करा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच कहा गया था, मतलब कौन सा चीफ जस्टिस ने ऑर्डर करा था, ठीक। तो HL दत्तू, KG बालाकृष्णन, RM लोधा या YK सबरवाल। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि HL दत्तू ने, ठीक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑथर, मतलब कौन है ऑथर किसका, बंदी जीवन बुक का। तो ये आपको सीधा एकदम फैक्चुअल टाइप से ये आपको पता होना चाहिए, सचिंद्र नाथ सन्याल जो है वो इसके बंदी जीवन के कौन है, ऑथर हैं, ओके। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, जो इलेक्शन हुए थे 1937 में, जिसमें इन विच जो दो प्रोविंसेस थी वो वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट एबल टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यानी कि उसमें जो कांग्रेस थी वो नहीं इमर्ज होके आई थी एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 1937 वाले इलेक्शन में। तो कौन सा एरिया थे, पंजाब एंड सिंध, असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब एंड असम या असम एंड मद्रास। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो सीधा सीधा पंजाब एंड सिंध में नहीं होके आई थी एज अ लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, यानी कि जीत के नहीं आई थी एकदम, ठीक। इनमें से बताना है आपको कि ये जो फॉर्मेशन हुआ था किसका, आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। तो उसमें रिक्रूट हुए थे लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, कहाँ से, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे जापानीज कैंप में। और इंट्रोड्यूस हुआ था वुमेंस डिटैचमेंट का, जो कि रानी ऑफ झांसी के नाम पे थी, ठीक है, झांसी की रानी के नाम पे थी। तो इनमें से कौन सा सही है, तो ये अगर मैं बताऊं तो ये दोनों ही सही हैं और यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना प्रीवियस।
ये तो 2023 का है, वो 2023 से पहले पूछ चुका है, यूपीएससी ही पूछता, मतलब सिविल सर्विसेज में भी आ चुका है क्वेश्चन। आई थिंक वो 2020 में आया था। अब नेक्स्ट बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये जो अलग अलग भक्ति के अलग अलग फॉर्म्स हैं उनके रिगार्डिंग में, तो जो करेक्ट मैच नहीं है पहले मैं उसको बता देता हूँ। तो जो इसमें करेक्ट नहीं है वो ये है, अलवर्स जो कि बिलीव करते हैं इन डिवोशन ऑफ भक्ति, तो ये करेक्ट नहीं है। बाकी करेक्ट है। सगुन यानी कि जो कि बिलीव करते हैं गॉड में उसके एट्रीब्यूट के साथ। निर्गुण यानी कि जो कि बिलीव करते हैं गॉड में विदाउट एट्रीब्यूट, यानी कि वो बिना फॉर्म वाले भगवान जो होते हैं, मतलब जैसे हमारे शिव जी हैं उनकी मूर्ति हैं, तो इस तरीके से वो मूर्ति वगैरह नहीं होती, वो निर्गुण फॉर्म में करते हैं। नयनार जो कि बिलीव करते हैं किसके डिवोशन में, शिवा के। सगुन शगुना जो कि बेसिकली मूर्ति पूजा टाइप से भी करते हैं, ऐसे ध्यान रख लो। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि इनमें से जो रिवर फ्लो है, यानी कि विच टू रिवर फ्लो कहाँ होती हैं इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी। गुलबर्ग और विजयनगर हम्पी के बीच में कौन सी दो नदियाँ बहती हैं, नर्मदा गोदावरी, महानदी गोदावरी, कावेरी पेरियार, कृष्णा तुंगभद्र। तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि कृष्णा एंड तुंगभद्र जो नदी है वो बहती है इन दोनों के बीच में। इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद अ ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब ऐसी कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसका, यानी कि मतलब ड्यूअल कंट्रोल होता है उसका, तो ऑब्वियसली बात है वो तो कौन सी है, असम राइफल। ये बार बार बोलते रहते हैं इस चीज़ को लेके भी। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम अफेयर्स के बीच में रहती है, तो बोलते हैं नहीं यार ऐसे ना करो ये सब, तो बट हाँ ध्यान रख लेना असम राइफल है जो कि ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इनमें से कौन सी एथनिक कम्युनिटी है असम की, तो ये सीधा बता दो, भीलकोट, अहोम, आदि। तो ये तो भाई साहब को सीधा पता होना चाहिए, अहोम जो है वो कहाँ की एथनिक कम्युनिटी है, असम की। और ये जो शेवरॉन है, ये जो नेम है क्रिकेट टीम का, और वो कौन सी कंट्री की है, तो जो क्रिकेट प्रेमी हैं तो उनको तो इसका आंसर सीधा सीधा पता होगा, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे। कंगारोज ऑस्ट्रेलिया वाले को बोल दिया जाता है। बाकी दो के नाम बता दो, नीदरलैंड और आयरलैंड के अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में। जो चीता जो कि लाया गया है, कहाँ से लाया गया है, नाम्बिया से, वो इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में कौन से नेशनल पार्क में। तो यार ये तो एकदम सीधा सीधा आपको एकदम उंगलियों पर रटा होना चाहिए, कितना ज़्यादा न्यूज़ में चलते रहता है, कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, इनमें से कौन सा, मतलब इनमें से कौन जो कि रिसिपेंट नहीं है नोबेल प्राइज़ के फिजिक्स में 2022 में, मतलब इनमें से बाकी तीनों को मिला है उसको नहीं मिला है, तो कौन है, क्लोस हेसलमैन को छोड़ के बाकी तीनों को मिला है। तीनों कौन कौन से, अलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जेलिंगर। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता दो इनको क्यों मिला था 2022 में। ठीक, जो रिफ्लेक्स आर्क जो कि इवॉल्व होते हैं एनिमल्स में फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रेस्पॉन्स के लिए, इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्स आर्क को। तो इसका आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, और रिसेप्टर पहले रिसीप्ट होगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन पे जाएगा, फिर रिले न्यूरॉन में, स्पाइनल कॉर्ड में, फिर ब्रेन में, फिर मोटर न्यूरॉन में, और फिर इफेक्टर। ठीक, तो ये इसका एकदम करेक्ट सीक्वेंस है, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। इनमें से कौन सा इसेंशियल है फॉर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाने के लिए, टू मेक थायरोक्सिन, NaCl, KCl, कोलेस्ट्रॉल या आयोडीन। तो ये है आयोडीन। ठीक, आयोडीन। नेक्स्ट 41, प्लांट सेल में आरएनए प्रेजेंट होता है। इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म में ओनली, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स में। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो है डी, यानी कि वो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। ओके, आरएनए इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड कहाँ होती है, रूट टिप पे, लेटरल साइड पे स्टेम की, या बेस ऑफ लीव्स पे, या शूट टिप पे। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि बेस ऑफ लीव्स पे वो प्रेजेंट होती है।
और जो जाइलम है, अगर आप देखते हैं, जो जाइलम एक टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का प्लांट के अंदर में, जो कि अपवर्ड कंडक्शन करता है वाटर का। इनमें से कौन सा जाइलम टिश्यू कंसिस्ट करता है लिविंग सेल्स को? ट्राइकाइड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो इस 43 का आंसर है सी, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक, जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल है, ये अपने काम का नहीं है, खासकर सीएससी वालों के लिए। ओके, और ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी अपने काम का नहीं है सीएससी वालों के लिए खासकर। और बाकी जो सीडीएस वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वो सॉल्व कर लीजिएगा। बट मैं इसके आंसर बता देता हूँ, जो भी इसका आंसर आएगा निकल के। तो इस 44 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, यानी कि 6 ओम। और जो 45 वाले का इसका आंसर आएगा बी निकल के, यानी कि 220 वोल्ट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 46 देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है एंड जो यूरेनियम बॉम्ब है वो बेस्ड है रेस्पेक्टिवली किस पे? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन पे, फिजन एंड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन पे, जियोथर्मल फिजन पे एंड फ्यूजन पे, जियोथर्मल फ्यूजन एंड फिजन पे। तो ये जो है वो बेस्ड है किस पे? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन पे। तो ये ध्यान रख लेना, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे और जो यूरेनियम बॉम्ब है वो फिजन पे। जो साउंड है एंड जो लाइट वेव्स हैं वो क्या हैं? मतलब बेसिकली वो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स हैं, या ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल हैं, या दोनों लॉन्गिट्यूडनल है एयर में, या दोनों ट्रांसवर्स हैं एयर में। तो इसका आंसर है ए, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स हैं, यानी कि जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल है और जो लाइट है वो ट्रांसवर्स है एयर के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, इसका मैं आंसर सीधा बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना जो सीडीएस वाले हैं। इसका आंसर ए आएगा, 12 मीटर। और 49 वाला देख लेते हैं। हाँ, कि इसमें बोला गया कि इनमें से कौन सा केमिकल कंपोजिशन जो है वो ऑफ अ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसका आंसर भी मैं सीधा बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी यूपीएससी सीएससी वाले प्रीलिम्स वालों को नहीं पता होगा, मतलब पता तो होगा लेकिन काफ़ी पहले पढ़ लिया होगा। तो जो सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फरिक एसिड का, ठीक, केमिकल कंपोजिशन होता है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर में होता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कि जिस टाइम पर हम डाइल्यूट करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन को, तो क्या होता है? जो कंसनट्रेशन होती है H3O पॉजिटिव आयंस की वो इंक्रीज हो जाती है, या जो वाटर है वो मस्ट बी एडिड स्लोली टू कंसनट्रेट एसिड, या जो एसिड है मस्ट बी एडिड स्लोली टू वाटर। तो जो इसका आंसर है कौन सा वाले का, 50 वाले का, वो है सी, यानी कि 3 ओनली। यानी एसिड को स्लोली ऐड करना चाहिए भाई साहब वाटर में, ये बात तो है, वरना एकदम से ब्लास्ट भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो बहुत स्लोली करना चाहिए, जहाँ तक मेरे ध्यान भी आ रहा है, हम जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो बहुत धीरे से ऐड करते थे वाटर में। चलिए नेक्स्ट, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है पीएच के रिगार्डिंग में सब्सटेंस की, यानी कि किसकी पीएच ज़्यादा है फिर उसकी कम है, इस तरीके से। तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है डी, यानी कि लेमन जूस, फिर कॉफ़ी, फिर ब्लड, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी कि लेमन जूस एसिडिक है, फिर ये कम एसिडिक कॉफ़ी, फिर ब्लड कम एसिडिक, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कम एसिडिक, यानी कि वही बेसिक की तरफ आने लगे। ओके, 51, 52 इनमें से बताना है कौन सा ट्रू नहीं है एनोडाइजिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में। तो इसका भी मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल है इज़ द एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज वॉल्व एट द कैथोड। नहीं, जो एल्युमिनियम आर्टिकल हैं वो एनोड पाते हैं, ऑक्सीजन गैस है वो कैथोड पाते हैं, गलत है। बाकी तीनों सही हैं। कि जो ये है इसके अंदर में एल्युमिनियम कोरोजन, इट मेक्स एल्युमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट। और जो मेटल्स हैं जैसे कि एल्युमिनियम, टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम वो एनोडाइज्ड हो जाते हैं, और ये यूज़ होती है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। ठीक, नेप्थलीन बॉल जो है, नेप्थलीन को अगर बर्न कर दिया जाता है येलो शूटी फ्लेम के साथ, मतलब नेप्थलीन जिस टाइम पे जलती है येलो शूटी फ्लेम के साथ, तो ये क्या है? दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, बट मैं आपको इसका सीधा आंसर बता देता हूँ, वो है बी, क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबशन है, इसलिए वो येलो शूटी फ्लेम के साथ जलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 54, कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है रिएक्शन के रिगार्डिंग में। जो Fe2O3 की जो रिएक्शन है वो एल्युमिनियम के साथ होती है,
इसको जाना जाता है थर्माइट रिएक्शन के नाम से। ये जो हीट इवॉल्व होती है, यूज़ होती है बेल्डिंग पर्पस के लिए। ये जो एल्युमिनियम मेटल है वो एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो मोल्टन Fe एंड एल्युमिनियम है वो फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है इनमें से। तो 54th वाले का जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि 1 एंड 2 जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक। नेक्स्ट, विक्की ने अपने फ्रेंड को बताया अपनी विजिट के बारे में, जो वो स्टेवर्ट आइलैंड में गया था, वे ऑफ प्लेंटी में गया था एंड होक वे में गया था। तो इसने कौन सी कंट्री को विजिट करा, यानी कि बता दो ये तीनों कौन सी कंट्री में है। तो ये तो यूपीएससी सीएससी वालों को सीधा पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड के अंदर में है ये, स्टेवर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी, होक वे। ठीक। और हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं ध्यान होता है ये। तो ये न्यूजीलैंड के अंदर में, ये स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, क्योंकि लगता है आपको ये हो सकता है, ये हो सकता है, और यही आपका निगेटिव करवा देते हैं। मानव जो है वो प्लान कर रहा है विजिट करने का जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दिल्ली में, तो उसको कहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए, मतलब कुल मिला के ये बताना है इनमें से कौन सी दिल्ली के अंदर में जो साइट्स हैं वो यूनेस्को के अंडर में है। तो इसका तो सीधा आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है सी, यानी कि रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, ये यूनेस्को के अंदर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इनमें से कौन सा करेक्ट सिक्वेंस है। साइट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इफ समवन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सबसे पहले कौन कौन सा शहर आएगा, सबसे पहले किस, अगर गंगा के रास्ते आप वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो गंगा के किनारे कौन कौन से शहर पड़ेंगे। तो ये तो अभी कुंभ भी चल रहा है, ख़त्म होने का आ गया है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, कुंभ से रिलेटेड में भी क्वेश्चन भी बन जाए तो ये तो पता ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है कि पहले कानपुर आएगा, फिर प्रयागराज, फिर पटना और फिर भागलपुर। ठीक। 57, 58, इनमें से कौन सा स्टेट लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है, लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन किसका है, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आंसर है डी, यानी कि छत्तीसगढ़ का लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। 59 का इनमें से मैच करना है, कौन सा दिन मनाया जाता है। तो इसका मैं आपको सीधा सीधा आंसर ही बता देता हूँ। 59 वाले का है बी, यानी कि 3142। 3142 का 3142, 3142, यानी कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, और जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, और जो वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 मार्च को, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। 60 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी, अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी टॉप 5 में नहीं था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग ग्रेडिंग इंडेक्स के, जो कि पब्लिश करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, करा गया था 2020-21 में। तो केरला, पंजाब या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली या चंडीगढ़। तो इसका आंसर है सी, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 61 में कि आपको फाइंड आउट करना है इनमें से, मतलब बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है और एक्ट्रेस का नाम फाइंड आउट करना है, उसके बारे में आपको बता रखा है कि ये एक फिल्म एक्ट्रेस थी, काफ़ी जानी पहचानी, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थी एंड एकम्प्लिस्ड इंडियन क्लासिकल डांसर भी थी, और ये इनको पद्मश्री मिला 1992 में, और ये हेड ऑफ सेंट्रल बोर्ड भी रहीं 1998 से 2001 तक। और इनका जो इनको एक लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन सिनेमा में ऑनर करा गया प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये आपको बताना कौन है, विजय वैजयंतीमाला, वाहिदा रहमान, माला सिन्हा या आशा पारेख। तो जो इसका आंसर है वो है डी, यानी कि आशा पारेख जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वेन्यू है UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस का, मतलब एक तरीके से UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, सैन डिएगो या न्यू दिल्ली के अंदर में। तो इसका आंसर है बी, यानी कि न्यूयॉर्क के अंदर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ये आपको स्टेटमेंट ये बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो बेसिकली पहला स्टेटमेंट है कि जो टॉम्ब ऑफ सैंड है वो लिखी गई थी गीतांजलि श्री के द्वारा, जो कि फर्स्ट बुक ओरिजिनली रिटन थी किसी इन एनी इंडियन लैंग्वेज, और
मतलब ये ऐसी पहली बुक है जो कि किसी भी भारतीय लैंग्वेज में लिखी गई है और उसने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो टॉम्ब ऑफ सैंड है वो फर्स्ट नॉवल है जो कि ट्रांसलेट हुई हिंदी से, ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी, और उसको दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी कि बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो 8th एडिशन था एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति का, वो बायलैटरल ही है, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज, और वो कंडक्ट हुई थी रिसेंटली भारत की स्पेशल फोर्सेस के साथ। कौन सी कंट्री की स्पेशल फोर्स के साथ? तो इसका जो आंसर है 64 का वो है बी, इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो मतलब मेज़र है जो कि यूज़ करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए? तो ये तो आप सीधे सीधे आंसर भी बता सकते हैं, इसका आंसर सी है, यानी कि इंक्रीज़ कर दिया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग पे एंड फिक्स्ड डिपॉजिट पे। इससे क्या होगा? मतलब आपका जो मतलब जो कॉम्बाट हो जाएगा इन्फ्लेशन जो कि है मार्केट में, उस वो तो ये गवर्नमेंट के द्वारा मेज़र लिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। और ऐसा क्यों होता है ये मेरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ये बोल रहा है कि सस्टेन डिक्रीज जो होता है जनरल प्राइस लेवल में, उसको क्या कहा जाता है? डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिवैल्यूएशन, रिसेशन। ये पूरा का पूरा आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं सीधा, जो कि मैंने एकदम अरे वो रमेश सिंह बुक से पढ़ा रखा है। तो इसका आंसर है डिफ्लेशन 66 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। इनमें बोला गया है कि कौन सा इंडिकेटर है जो कि इंक्लूडेड है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में? तो ये भी एकदम पता होना चाहिए आपको, ये तो सीधे सीधे आंसर है। तो ईयर ऑफ स्कूलिंग उसके अंदर में इंक्लूडेड है। बाकी लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, ये किस में? HDI में कि किस में? बताओ जल्दी। तो इसने MPI का पूछा, तो MPI में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें ये आपको बताना है, ये जो आंसर जो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रिगार्डिंग में इनमें से स्टेटमेंट दिए हैं कि पहला स्टेटमेंट है करेक्टिंग, ये करेक्ट करता है रीजनल इम्बैलेंस जो कि एबिलिटी से रिलेटेड है टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज के। ये प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल एक्सेस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को ऑगमेंट करता है फैसिलिटी फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड कंट्री में। तो इस 69 वाले का आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका है आंसर ए। ठीक है, यानी कि 1 एंड 3, जो 2 है वो स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि बात करता है क्या कि इनमें से कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसने सजेस्ट करा था डिसोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका रिप्लेसमेंट करा जाना चाहिए किससे? लोक सेवा संघ से। तो ये किसने सजेस्ट करा था? तो इसका आंसर है सी, यानी कि महात्मा गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने ये सजेस्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 जो कि क्या है कि इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में डिप्लॉय करने के मामले में ऑल वुमेन कंटिजेंट कहाँ? UN पीस कीपिंग मिशन। और इनमें से इन विच कंट्री डिड दिस मिशन ऑपरेट? तो ये किस कंट्री में अभी मिशन चल रहा है? US पीस कीपिंग मिशन, जिसमें सारा भारत का वुमेन कंटिजेंट गया है। तो लाइबेरिया, सूडान, बुरुंडी, क्रोशिया। तो इसका जो आंसर है वो है सी, वो 71 का, सॉरी ए, लाइबेरिया, लिबेरिया, लाइबेरिया, जो भी आप बोलें। ठीक, 73 का और 70 वाले का सी बताया था ना? हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है स्वयं प्रोग्राम का? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताइए? वीडियो लेक्चर्स, क्लासरूम लेक्चर, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स, ये स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल डेट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड। तो 72 का आंसर है बी, यानी कि क्लासरूम लेक्चर इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट बताना है इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट या अथॉरिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में नहीं आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, या नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन, या डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। तो इस 73 का जो आंसर है वो क्या है? सी, यानी कि जो नेशनल
अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन है, ये नहीं आता है होम अफेयर्स के अंडर में। जल्दी से बताओ ये किसके अंडर में आता है, फिर बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में बताना है कि इनमें से कौन से को मतलब किसको डिस्क्रिशनरी पावर है अंडर 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में कि वो सेटअप कर सकता है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल स्टेट में जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है बट नॉट शेड्यूल एरिया। तो कौन कर सकता है, मतलब किसके पास है डिस्क्रिशनरी पावर है? तो ये तो एकदम सीधा सीधा लक्ष्मीकांत में भी आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 74 का बी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट बताना है आपको कि कौन इसमें मतलब इंक्लूडेड है नॉर्थ जोनल काउंसिल में, कौन कौन से जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो इसका तो मैं सीधा ही आंसर आपको 75 का बता देता हूँ, बी है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये नॉर्थन जोनल काउंसिल के अंदर में है। अब आप अपने अपनी स्टेट का बता सकते हैं, आपका कौन से जोनल काउंसिल के अंदर में स्टेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नोशन किंगशिप प्रोजेक्टेड जो कि करा गया था कुषाण रूलर के द्वारा, वो कहाँ से बेस्ट एविडेंस मिलता है इसके बारे में। तो उनका जो आइडेंटिफिकेशन था डाइटीज़ के साथ, ये ग्रांट्स जो दिए जाते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, इंस्क्रिप्शनल पेनेग्रीस्क या कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स से। तो इस 76 का आंसर है। जो अगर देखा जाए तो ये कंट्रोवर्शियल था, तो ये CDS ने भी ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। ठीक, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि इसमें आपको मतलब दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसका आंसर आप बताइए इसका क्या हो सकता है। हालांकि ये CDS ने डिलीट ही कर दिया था, ठीक, ये जो क्वेश्चन था। बट आप बताइए अगर आपको लगता है इसमें जो भी आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग रेफर्ड मतलब इनमें से किसको रेफर्ड करा जाता है थेरीस एंशंट इंडिया में किसको बोला जाता था, रेस्पेक्टेड वुमेन को या एल्डर नन्स जो होते थे बुद्धिज्म में, ये वुमेन जो कि डिनाइड कर देती थी भिक्खुनी स्टेटस का, या वुमेन जो कि एक्सपेल्ड कर दी गई थी बुद्धिस्ट संघ से। तो इसका आंसर है बी यानी कि जो भी एल्डर नन्स होते थे बुद्धिज्म के अंदर में उन्हें कहा जाता था थेरीज। ओके, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो थे मतलब इनमें से कौन से मेंबर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के उन्होंने फाउंड करी थी सेवा समिति इलाहाबाद में 1914 में। तो ये तो आपको सीधा ही पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वो है बी हृदय नाथ कुंजरू। हृदय नाथ कुंजरू ने फाउंड करी थी सेवा समिति इलाहाबाद 1914 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो कंक्लूड करा गया था इनमें से किस मतलब कौन सी ट्रीटी हुई थी जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। तो ये भी आपको सीधा पता होना चाहिए, वो होती ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। इनमें से कौन सी जो बैटल है जो कि त्रावणकोर इन विच जो कि त्रावणकोर के जो राजा थे उसने डिफीट करा था डच को 1741 में। तो उस बैटल का कौन सा नाम है? अगर आपने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी हो तो तब भी बता सकते हैं, लूसेंट भी पढ़ी हो तो आप तब भी बता सकते हैं, बैटल ऑफ कोलेशियल, बैटल ऑफ कोलेशियल। हालांकि ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि इफ़ अगर आप इसको स्किप करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल है, क्योंकि ध्यान तो रहता नहीं है, ये इतने सारे बैटल हुए थे ना। ओके, अगर ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा जो रिवोल्ट था जो कोया एंड कोंडा जो ट्राइबल चीफ थे वो राइज हुआ था अगेंस्ट लोकल ओवर लॉर्ड जो कि मनशबदार फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मेरी स्पेक्ट्रम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 81 का वो है ए यानी कि रामपा रेविलियन जो कि 1879 से 1879 से 1880 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं जो कि क्या बात करता है, इनमें से किस कंट्री ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, सबसे ज़्यादा बार। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। ठीक, 82 वाले का। नेक्स्ट, इनमें से कौन से जो है वो ऑथर हैं फेमस नोवेल सिटी ऑफ जॉय के? तो 83 का आंसर है बी डोमिनिक्यू लेपायर। ठीक, लेपियर।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से कौन सा किसको ऑनर करा गया विद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2024 चैम्पियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड इन एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी। ये करंट अफेयर वाले हैं तो ये तो आपको पता होने चाहिए थे अगर जब ये आप एग्ज़ाम दे रहे थे। अगर अभी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, उधर चेंज हो जाते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वो थी पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक, तो इन करंट अफेयर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं देना क्योंकि जिस ईयर में आप एग्ज़ाम देंगे वही करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा तो वही काफ़ी है। नेक्स्ट है कि जो थीम है इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी की वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो कहाँ से ली गई है? महापुराण, महाउपनिषद, ऋग्वेद या स्मृति से? तो इसका आंसर है बी यानी कि महाउपनिषद से वो ली गई है जो ये थीम है। नेक्स्ट, ये जो 16th एडिशन था इंडो नेपाल एनुअल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का जो कि जंगल वॉरफेयर में एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का जो कि हुआ था दिसंबर 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलजहंडी में, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? तो इस एक्सरसाइज का जो नाम था वो था क्या? सूर्य किरण। तो सूर्य किरण नेपाल की आर्मी के साथ। ठीक, तो ये तो आप सीधे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इफ़ अगर 10 बज रहे हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में और व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट में जाते हैं टाइम बढ़ता है कि घटता है, या वेस्ट में जाते हो तो टाइम घटता है कि बढ़ता है, और 1 डिग्री में कितना टाइम घटेगा बढ़ेगा, ये इतना तक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए भाई। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो अच्छे से। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। 4 बज रहे होंगे, ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। ठीक, 88 इनमें से जो कौन सा ग्रुप है प्लैनेट्स का जिसको बोला जाता है गैस प्लैनेट, जो कि कंपोज करते हैं प्राइमरली लाइटर आइसेस लिक्विड एंड गैसेस। तो 88 का ये तो आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है अच्छे से तो आप सीधा सीधा इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका है बी, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न। कंसिडर करिए करेक्टरिस्टिक सॉइल टाइप, मतलब आपको बताना कौन सा सॉइल टाइप है, ये करेक्टरिस्टिक दी गई है। ये जो सॉइल है वो कंसिस्ट करती है काफ़ी वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। ये जो सॉइल है वो कंटेन करती है एडिक्वेट प्रोपोर्शन पोटास फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम का। ये जो सॉइल है वो फर्दर क्लासीफाई करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। अब ये बताइए ये कौन सी मिट्टी है? ये तीनों करेक्टरिस्टिक दे दिए, तो बताइए एलुवियल, लेटेराइट, एरिड, ब्लैक। तो ये है एलुवियल सॉइल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं जो कि बोलता है आपको स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं, स्टेटमेंट कंसिडर करने। और स्टेटमेंट क्या है कि जो थर्मल पावर स्टेशन है तो वो उनका जो फ्यूल है जैसे कि ऑयल, कोल और नेचुरल गैस वो यूज़ होते हैं जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, और जो फ्यूल हैं वो बर्न होते हैं हीट करने के लिए वाटर, एंड फिर बाद में वो स्टीम में कन्वर्ट होते हैं, फिर बाद में वो टरबाइन में जाते हैं जो कि फिर उनको टरबाइन की पंखड़ी को घुमाता है, फिर जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है 90 वाले क्वेश्चन का। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है पहले वाले स्टेटमेंट को। ओके, ऑब्वियसली बात है वाटर गर्म होगा, थर्मल पावर स्टेशन में ऐसी तो बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन घूमेगी तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जनरेटर में। अब वो क्यों होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस? तो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के कारण। ठीक, इंडस रिवर बेसिन जो कि एक्सटेंडेड है अप टू बताना है। तो ये कौन कौन से स्टेट्स में है? तो ये आपको सीधा पता होना चाहिए, इसमें तो ऑप्शन की भी मतलब ऐसे नहीं ऑप्शन पर निर्भर रहना है, सीधा सीधा आपको दिमाग में घूमना चाहिए फिर ऑप्शन देखो। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक, 92 क्वेश्चन नंबर, इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट जो है मतलब स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो है यूपीएससी ने इसके 2 आंसर माने हैं कि पहला भी नहीं और सी भी नहीं। अगर आप लोगों ने किसी ने सी लगा दिया तो वो भी मतलब माना जाएगा, और ए लगा दिया तो भी माना जाएगा। मतलब ये दोनों करेक्ट नहीं है जो ऑप्शन है कि जो एसजीआई है वो गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र है। ठीक है, ये आंसर सही है बट ये वैसे गलत है। ठीक है, ये भी आंसर सही है कि जो पोस्ट है एसजीआई की वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये गलत है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वैसे गलत है। बाकी ये दोनों सही है कि एसजीआई जो वो सेकंड लॉ ऑफिसर है कंट्री का, एसजीआई जो वो अपॉइंट करा जाता है।
जो ऐसी हैं वो अपॉइंट करे जाते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा कैबिनेट के। ठीक है, नेक्स्ट 93 क्वेश्चन कि इनमें से कौन से कमेटी जो है कमेटी में मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का। तो ये तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए एकदम। ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये तो एस्टिमेट कमेटी में कोई भी मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, बाकी में होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में, ये कमेटी जो कि वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पे होती है, उसमें भी देखने को मिल जाएगा। इनमें से बताना है आपको कि कौन से स्टेटमेंट में यानी कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट करेक्ट, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड प्रेसिडेंट के कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर एलिजिबल नहीं हो सकता इलेक्शन के लिए ऐसा प्रेसिडेंट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो होना चाहे तो हो सकते हैं। ठीक, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करा जाता है इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा पार्लियामेंट की, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, स्टेट की एंड यूनियन टेरिटरी, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इंक्लूड नहीं करता इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के, एकदम बिल्कुल सही बात है। जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वो फॉलो करा जाता है, ये भी सही है। तो जो गलत है वो ये है, तो यानी कि यही आंसर है। उसने नोट करेक्ट पूछा था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप कौन सी तारीख से। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद से वो डिटरमाइन करता है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कि नीति आयोग के द्वारा कंस्ट्रक्ट करा गया है, हाउस होल्ड जो कि कंसिडर करा जाता है डिप्राइव्ड इफ़ उसके अंदर में एक सिंगल मेंबर हो हाउस होल्ड का और उसको आइडेंटिफाई करा जाए एज अंडर नरिश्ड, या जो बॉडी मास इंडेक्स है वुमेन मेंबर का वो 15 बिटवीन 15 ईयर एंड 49 ईयर ऑफ एज वो बिलो होना चाहिए 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है 96 का वो है सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2। 97 का यानी कि जो टाइटल है राया राया गजा केशरी एंड दया गजा केशरी वो एसोसिएटेड है इनमें से किस डायनेस्टी के साथ में, ककटिया, विजयनगरा, गजपति या राष्ट्रकूटास। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ककटिया डायनेस्टी से एसोसिएटेड है ये जो टाइटल है। बताइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 98 में कि जो लोकेशन है म्यूज़िकल इंस्क्रिप्शन की जो कि कंटेन करता है ग्रुप्स ऑफ म्यूज़िकल नोट्स और अरेंज कर दी गई है फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज पीपल्स बाय अ किंग इन द सेवेंथ और 8th सेंचुरी CE। तो वो कौन थे, यानी कि नेम द लोकेशन ऑफ द म्यूज़िकल इंस्क्रिप्शन, यानी कि कहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंटेन करती है ग्रुप्स ऑफ म्यूज़िकल नोट्स। ठीक है, तो ये जो है 98 का वो है डी, यानी कि कुदुम मियाँ मलाई। अब आपको ये बताना है कि ये जो है एनायरम ये किस लिए फेमस है, उत्तर मेरूर ये किस लिए फेमस और कहाँ पे है, या सियामंगलम ये किस लिए फेमस और कहाँ पे है। ठीक, क्या पता है यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाए इस साल प्रीलिम्स में, है कि नहीं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक, दस्तक क्या होता था। अरे यार ये तो एकदम सीधा ही आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। दस्तक क्या होता था, ये ट्रेड परमिट होता था ना, उनको ट्रेड परमिट दे दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एसोसिएटेड था प्राइमरली टर्डनी सिस्टम के साथ, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वॉरफेयर, पेमेंट टू ऑफिशियल रेवेन्यू कलेक्शन। तो इसका आंसर है क्या, ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन एसोसिएटेड था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 इनमें से बताना है कि कंसिडर करने आपको इस स्टेटमेंट अबाउट कनंगली कनंगनहली आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि छोड़े भी जा सकते हैं, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिचुएटेड है किस नदी के किनारे, भीमा नदी के। इसके जो रिमेन्स है कनंगली स्तूपा के वो 1st सेंचुरी एंड 3rd सेंचुरी के समय के हैं। एम्परर अशोका की जो इमेज है वो यहाँ पे देखने को मिली है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको स्किप कर देना चाहिए था। ठीक, बट इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, वो है डी, यानी कि तीनों ही सही हैं इसके जो ऑप्शन है। ओके, तो इसको देख लेना।
तो यानी कि अब आप कनंगल ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, हालांकि यहाँ तो पता ही चल गया है। वोल्केनोस के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं कि जो स्ट्रेंथ है वोल्केनो की वो मेजर करी जाती है वोल्केनिक eruption इंडेक्स के थ्रू। आइलैंड एंड फिलिपन्स हैं वो क्रिएट हुए हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, और जो वोल्केनिक सॉइल्स है वो रिच है और डीप एंड फर्टाइल हैं एंड अलाउ करती हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो तीनों सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, इसमें से बताना है, मतलब ये करेक्टरिस्टिक दी गई है क्लाउड टाइप की, अब आपको बताना है कौन सा क्लाउड टाइप है वो। ये बोर्न होते हैं थ्रू कन्वेंशन, और जो ओनली क्लाउड टाइप है जो कि प्रोड्यूस होता है हेल, थंडर एंड लाइटनिंग के साथ, और ये लार्ज कलीफ्लावर शेप्ड टावर्स और कई बार एनविल टॉप्स होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है। नेक्स्ट, जो मीना है वो शो करना चाहती है डायग्रामेटिकली हाउ टू सेट ऑफ डाटा नेमली पॉपुलेशन साइज नंबर ऑफ सर्विसेज जो कि रिलेटेड है ईच अदर, इनमें से कौन सा सुइटेबल रहेगा उसको इस रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये बताइए, सी सेट आपको करना है जल्दी से। स्कैटर ग्राफ अगर यूज़ करेगी तो उसके लिए वो सही रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट लार्जेस्ट उसकी कोस्ट लाइन है? तो ये तो बिना ऑप्शन वाले होने चाहिए एकदम, ठीक है। तो बी क्या है? गुजरात। ठीक, गुजरात। इनमें से कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो एक लैंड लॉक्ड हार्बर है। दीनदयाल पोर्ट जो है वो एक टाइडल पोर्ट है। तो ये जो इसका आंसर वो है सी, यानी कि दोनों ही सही हैं। 107 वाला, आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा फॉरेस्ट कवर एरिया में इंडिया के बिटवीन 2011 एंड 2021 के बीच में। हाउएवर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा फॉरेस्ट कवर में भारत के ड्यूरिंग द सेम पीरियड, कहाँ पर? तो अभी तो वैसा आपको एक रिपोर्ट आ गई है दूसरी भी, वो कवर कर लेनी चाहिए, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। बट हाँ, इसके अकॉर्डिंग 2011 एंड 21 के बीच में कौन सा एरिया जो है वो डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला है? तो 107 वाले का आंसर है बी, यानी कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ठीक, जिसकी कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% के बीच की होती है। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग में आपको स्टेटमेंट दिए बताने हैं कि कौन से सही हैं। पहला है कि एटलीस्ट 50% जो लर्नर्स हैं थ्रू स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम वो एक्सपोजर लेंगे वोकेशनल एजुकेशन का 2025 तक। जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो उनको कोलेबरेट करना चाहिए आईटीआईज, पॉलिटेक्निक एंड लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ। वोकेशनल एजुकेशन जो कि एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड करी जाएगी एनजीओज़ के साथ, एनजीओज़ के द्वारा। नेक्स्ट, अब आपको बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक, 108 वाले के तो 1 एंड 2, तीसरा वाला गलत है। इनमें से कौन सा सेट जो है स्टेट का वो एट द बॉटम आपको देखने को मिलेगा कंपोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 2020-21 के एस पर नीति आयोग। तो आपको तो अभी के पता होना चाहिए, रिसेंट की ये करंट अफेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो मैं इसका आंसर, तो इसका आंसर है ए, यानी कि असम, झारखंड एंड बिहार जो थे बॉटम कंपोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। 110, इसमें से बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं है आर्टिकल 51 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो यानी कि वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपको तो रटी होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सी नहीं है जो फंडामेंटल ड्यूटी है? वो है सी, यानी कि यूज़ ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। बाकी है वो, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोल रहा हूँ, ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड थी, ठीक, वो तो 51A है। तो जो है क्या कि वो प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन करना है जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन स्टेट्स के बीच में, नेशंस के बीच में, एनकरेज करना सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू। बट ये एक यूएन पीस कीपिंग वाला नहीं है, ठीक है, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का है। इसमें से बताना है वो नॉट इन द कोर लीडरशिप, इनमें से कौन सा कोर लीडरशिप में नहीं है?
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। कॉमन है नक्रुम, गमल अब्देल नशीर, जवाहरलाल नेहरू, फिडेल कास्ट्रो। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, डी, फिडेल कास्ट्रो। ओके, 112 ये आपको बताना है। इसमें बलूतेदार्स के रेस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो है ये प्लेस सर्वेंट एंड आर्टिशंस थे, ये एम्प्लॉय करे जाते थे इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली के द्वारा। दे एग्जिस्टेड इन द मिडिएवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या है, वो है सी, 1 और 3। दूसरा वाला गलत है। इनमें से बताना है कि कौन से जो वॉइस रॉय थे वो फर्स्ट ऑफिशियली शिफ्ट करी थी उन्होंने काउंसिल शिमला समर सीजन में। तो ये तो आपको एकदम सीधे सीधे रटे होने वाले क्वेश्चन है, जॉन लॉरेंस। ठीक, इनमें से कौन सा जो ऑथर है वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मेज विद्यापीठ, जो फेमस पोएम थी अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे। तो इनमें से किसने लिखी है, वो है नारायण सुर्वे के द्वारा। ठीक, इनमें से कौन किसने हिंदू धर्म सभा 19वीं सेंचुरी में फाउंड करी थी। तो कौन थे वो, राधाकांत देव, राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो इसका है राधाकांत देव, द हिंदू धर्म सभा। एक जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 3 मार्च 2021 को, उसने डिसाइड करा कि वो सेलिब्रेट करेगा ईयर 2023 को ऐसा इंटरनेशनल ईयर ऑफ, अरे भाई ये तो इतना ज़्यादा चला था, ये तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो कार्तिक मेयप्पन थे जिसने हैट्रिक मारी थी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में, उसने रिप्रेजेंट करा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वाशनर एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में। तो इसमें 42 पार्टिसिपेटिंग नेशंस अरेंजमेंट में इसके ये फॉर्म करते प्राइमरली एज अ न्यूक्लियर वेपन ओवरसीर। इंडिया जो है वो करंट चेयरमैन है अरेंजमेंट का, इंडिया ने ज्वाइन करा था ये अरेंजमेंट ईयर 2017 में। तो इसमें जो गलत है वो है बी, यानी कि ये फॉर्म करी गई प्राइमरली एज अ न्यूक्लियर वेपन ओवरसीर। एक है ये वाशनर एग्रीमेंट है, ध्यान रखना हो जो न्यूक्लियर वाले से रिलेटेड है वो कौन सा, जल्दी से बताओ, उसका भी वाशनर से रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इनमें से बताना है कौन से को जाना जाता है पयोली एक्सप्रेस के नाम से, हिमा दास, दुती चंद, पीटी उषा, शिने अब्राहम। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से। मैच द फॉलोइंग, इसमें पहले मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या, सी, यानी कि 4321, 4321। टाइटल एंड जेनर और ऑथर, तो 4321 यानी कि ये जो भूल सत्य शॉर्ट स्टोरीज है मनोज कुमार गोस्वामी के द्वारा, सॉरी एक सेकंड रुको, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कई बार क्या हो जाता है कन्फ्यूज़न हो जाता है। 4321, तो भूल सत्या शॉर्ट स्टोरीज मनोज कुमार गोस्वामी। तुमाडी के शब्द पोइट्री बद्री नारायण। चाहे रूपक ड्रामा किसके द्वारा, बीन गुप्ता। अलेखुन अम्बा प्ले कमाल रंग के द्वारा। तो यानी कि ये तो पूरा एकदम क्या है करंट अफेयर पे था। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर यूपीएससी सीएसई स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे आपको एक थीम पता चल जाएगी यूपीएससी किन किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकसली होकर चल रहा है, प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स पर फोकस लेके चलना है। ओके, तो ये तो अभी सीडीएस है, तो मैं सीएपीएफ भी करूँगा, सीएपीएफ का भी, एनडीए का भी करने की पूरी कोशिश करूँगा, और जियो साइंटिस्ट का भी। ठीक है, जियो साइंटिस्ट का भी करेंगे और पूरी एक प्लेलिस्ट बना लूँगा, और ट्राई करूँगा 10-10 साल के क्वेश्चन पेपर करने के लिए। जैसे सीडीएस है 1 साल में 2 बार होता है, तो अगर इसके 5 साल के भी कर लिए तो बहुत है, 10 पेपर हो जाएंगे।
CAPF के 10 साल के कर लेंगे, NDA का भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, 5 साल के कर लेंगे, 1 साल में 2 बार होता है तो फिर उसी हिसाब से, ठीक है। और बाकी के 10 10 साल के कर लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।